Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss the chapter number 3. The title of chapter number 3 is Analyzing the Marketing Environment. In last lecture, we have also discussed uh, this chapter earlier, Marketing Environment. In first lecture of Marketing Environment, we have discussed about micro environment of the environment model. Basically, overall there are basically two parts of marketing environment. The one is micro environment and one is macro environment. इसकी डिटेल में जाने से पहले I would like to introduce you about marketing environment again. Marketing environment is what we call that includes the actors and forces outside the marketing that affects marketing management ability to build and maintain successful relationship with the targeted customers. मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था जैसे मार्केटिंग क्या होता था to build and maintain successful relationship with the targeted customers. और environment क्या है? Actors and forces that affect marketing management ability. So दोनों को combine कर देंगे तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट बन जाएगा. मींस एक्टर्स और फोर्सेस, एक्टर्स या फैक्टर्स जो कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको आप बोलेंगे दैट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट. मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने माइक्रो इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था. दैट माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या होता है? आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आता है सबसे पहली लेयर. देन आपकी सेकेंड थिंग थी आपकी इसके अंदर जितने भी डायरेक्टली वर्किंग रिलेशनशिप होता है जिन फैक्टर्स के साथ, वो वाली सारी फोर्सेस जो है वो आपकी इन माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस के अंदर आती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें स्लाइड के अंदर, तो सबसे पहली फोर्स है दी कंपनी, देन सप्लायर, देन मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, देन कस्टमर मार्केट्स, देन कंपटीटर्स एंड पब्लिक. ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स थे जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ये उन्हीं की एक्सप्लेनेशन इन स्लाइड्स के अंदर गिवन है. आज जो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं टुडे, बेसिकली द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द कंपनीज मैक्रो इन्वायरमेंट. अगर हम मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो मैक्रो इन्वायरमेंट इज बेसिकली द इन्वायरमेंट इन द लार्जर सेंस. कंपनी के लार्जर सेंस के अंदर जो जितने भी फैक्टर्स और फोर्सेस हैं जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स को भी इवन इफेक्ट कर रही हैं, उनको हम मार्केटिंग मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं. मींस कि इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें मार्केटिंग इन्वायरमेंट का ये मॉडल हमने लास्ट लेक्चर में भी शो किया था. तो इसमें 3 लेयर्स थी. द फर्स्ट वन इज दी कंपनी, जो इंटरनल कंपनी रिलेटेड मामला को जो वो डिस्कस करता है. फिर इसके बाद एक्सटर्नल लेयर थी जो कि कंपनी इटसेल्फ, देन सप्लायर, देन कस्टमर्स, देन इंटरमीडिएटर्स, देन कंपटीटर्स, देन पब्लिक. ये वो वाले सारे फैक्टर्स थे जो क्लोजली रिलेटेड टू द कंपनी हैं, जिनको हमने माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर फर्स्ट 2 लेयर्स को हमने डिस्कस किया था. आज बेसिकली हमने कहा कि हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस. अब मैक्रो इन्वायरमेंट होता क्या है? बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ लार्जर societal forces that affects micro environment and consist of multiple factors. और वो multiple factors कौन से हैं? Demographic forces, economic forces, natural forces, technological forces, political forces and cultural forces. ये वाली सारी forces जो है वो हमारी मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस के अंदर हम डिस्कस करते होते हैं. अगर हम वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम अभी आ जाते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर कि ये सारी फोर्सेस कैसे इफेक्ट कर रही होती हैं. अब सबसे पहली फोर्स की अगर मैं बात करूं तो स्लाइड्स के ऊपर हम चले जाते हैं. स्लाइड्स के अंदर देखिएगा कि सबसे पहली फोर्स है जी डेमोग्राफिक फोर्स, जो कि हमने उस मॉडल के अंदर भी देखी. अब डेमोग्राफिक वर्ड निकला है डेमोग्राफी से. डेमोग्राफी किसको बोलते हैं? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पीपल या स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन in terms of size, density, location, age, gender, race, occupation and other statistics. We can simply say that demography is the study of people.
अब जब हम स्टडी ऑफ पीपल की बात करेंगे तो इसके अंदर वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन से रेलिवेंट, जैसे साइज है, डेंसिटी है, लोकेशन है, एज है, जेंडर है, रेस है, ऑक्यूपेशन। अब ये डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना ये बड़ा जरूरी होता है कंपनीज के लिए, क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा होता है मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर। सबसे पहली फोर्स ही डेमोग्राफिक फोर्स हमने डिस्कस की। ये क्यों इफेक्ट करती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्टर को पकड़ लें आप, एज। अब एज वाइज सबकी प्रोडक्शन डिफरेंट होती है। अगर आप सिर्फ क्लॉथ वाइज बात कर लें तो क्लॉथ सेक्टर के अंदर किड्स की जो वो प्रोडक्शन डिफरेंट होगी, यूथ की प्रोडक्शन और प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी, ओल्ड एज की प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी। इसी तरह फैमिली स्ट्रक्चर, जियोग्राफिक पॉपुलेशन, एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, जेंडर, ठीक है, रेस, ऑक्यूपेशन, ये सारी की सारी जितने भी फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से आपकी जो वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो रही होती है। इनकी वजह से आपकी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस जो है वो बदल रही होती है। तो इस वजह से डेमोग्राफिक फोर्स मैक्रो इन्वायरमेंट मॉडल के अंदर जो है वो मैक्रो इन्वायरमेंटल लेयर के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। और ये अब जो है वो हर कंपनी के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। अब डेमोग्राफिक के अंदर क्योंकि जब एज भी आती है तो चेंजिंग इन एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन वो भी बड़ा मैटर करता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है ये अमेरिकन एग्जांपल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे बेबी बूमर्स की बात की गई है, जनरेशन एक्स की बात की गई है, जनरेशन वाई की बात की गई है, इसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो लिखी हुई हैं। आप सिंपली इसको अपने मुताबिक ये पढ़ सकते हैं कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये जो जनरेशनल मार्केटिंग होती है या एज गैप जो होते हैं उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस बदलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूथ है हमारे पास, किड्स हैं, देन आपकी जो वो टीन एज है, देन इसी तरह ओल्ड एज है। सो एज के हिसाब से जो मार्केटिंग होगी, जब हम सेगमेंटेशन करेंगे लोगों की बाय द लाइफस्टाइल ऑफ द लाइफ स्टेज इंस्टेड ऑफ एज, सो इसको हम बोलेंगे जनरेशनल मार्केटिंग, उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी ऑब्वियसली प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी, जो यूथ होंगे उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी। सो हम इनको जनरेशन वाई, जनरेशन एक्स को, बेबी बूमर्स को इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहें तो मैंने स्लाइड के अंदर उनकी एग्जांपल लिख दी है। So overall demography is the study of human population that affects योर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम ये माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस स्टडी ही इसलिए कर रहे हैं कि वो कितना और कब कब जो है वो इफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। सो डेमोग्राफिक फोर्स ऑब्वियसली इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि आपकी एज इफेक्ट करती है, इनकम इफेक्ट करती है, जेंडर इफेक्ट करते हैं, रेस इफेक्ट करती है, ऑक्यूपेशन, अदर स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, एजुकेशन, ये सारी की सारी जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ऑब्वियसली इफेक्ट कर रही होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो इसका इम्पैक्ट आता है। देन इसी तरह जो है वो ऑब्वियसली जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको जब फैमिली ट्रेंड्स को देखेंगे, देन इसी तरह जो वो लोगों की प्रायोरिटीज को देखेंगे, चिल्ड्रंस के ट्रेंड को देखेंगे, वर्किंग वुमेन्स के ट्रेंड को देखेंगे, फिर उनके फैमिली स्टाइल्स को देखेंगे, तो ऑब्वियसली जो वो इफेक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। सो दिस वाज बेसिकली डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी फोर्सेस हैं डेमोग्राफिक की, एज, जेंडर, साइज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफिक है। हर एक को उठा लें, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन का इफेक्ट आएगा, जितना ज्यादा कोई एजुकेटेड होगा उतना ज्यादा जो वो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा होगा, जितना कम एजुकेटेड होगा उसकी प्रायोरिटीज जो है वो अपनी उसी की तरह की कंपनीज के साथ होंगी। वैसे ही इनकम जितनी ज्यादा होगी तो वो एलीट क्लास या ब्रांडेड क्लॉथ्स वेयर करेगा, जितनी इनकम कम होगी उतना वो जो है वो नॉन ब्रांडेड क्लॉथ को वेयर करेगा, या इस तरह से जो है वो नॉन ब्रांडेड चीजें लाइक करेगा। सो डेमोग्राफिक की एक एक चीज जो है वो इफेक्ट कर रही होती है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर। जो सेकंड फैक्टर है आपका, दैट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलते हैं बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट इफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। कस्टमर की परचेजिंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न के साथ डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, क्योंकि इकोनॉमिक कंसर्न्स विद द फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ द सिस्टम।
क्योंकि फाइनेंशियली कस्टमर कितना पे कर सकता है, कितनी उसकी परचेजिंग पावर है, कितने उसके स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, किस तरह से वो स्पेंड करते हैं, इसका ताल्लुक होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ। सो अगर हम ये ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन भी इफेक्ट कर रही होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो दो तरह से ये इफेक्ट कर सकती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी होगी कंट्री के अंदर, जो है वो सिस्टम अच्छा चल रहा है, आपकी ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है, आपकी जो है वो रिजर्व्स अच्छे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कंट्री के अंदर अच्छी है, तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी परचेजिंग ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होंगी। जब सेल ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिट्स एनहेंस करेंगे, मींस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री अच्छी नहीं है, या ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो वो अच्छा नहीं है, या वो वीक सिस्टम है, सो वहां पे क्या होगा कि लोगों की स्पेंडिंग पैटर्न्स जो वो बदलेंगे, वहां पे परचेजिंग पावर कम होगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो इट मींस कि आपकी सेल्स भी कम होंगी। जैसे कोरोना की इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर आपने देखा कि सारी दुनिया के ऊपर इफेक्ट आया, ऐसी कंपनीज के ऊपर भी इफेक्ट आया। सो आपकी इन कंडीशन के अंदर जब इकोनॉमी वीक होती है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्ट हो रही होती है। इसीलिए इनको मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस को हमने कहा कि दीज आर दी फोर्सेस दैट आर इफेक्टिंग इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली इकोनॉमी वीक होने का शायद डायरेक्ट इंपैक्ट ना आता, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक इंपैक्ट आया। अभी कोरोना के अंदर आपने देखा, ठीक है, कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन का पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस। सो चेंजेस इन इनकम होंगी जब तो ऑब्वियसली जो है वो जब इनकम बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। जब इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली जो है वो लेस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को या फिर फेयर प्राइस या फिर अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर बाय करना पसंद करेगा। सो ऑब्वियसली क्या होता है कि फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये इम्पैक्ट करती हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कुछ लॉज, जैसे ये अमेरिकन लॉ यहाँ पे बताया गया, पाकिस्तान के अंदर भी जैसे टैक्स जो है वो चेंज होता है, टैक्स रेट चेंज होता है। जैसे अभी रिसेंटली जो है वो काइबर जो है वो चेंज हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो है वो पॉलिसी रेट जिसको हम बोलते हैं। सो वो उसके कम या ज्यादा होने की वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर फर्क पड़ रहा होता है। सो जब लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर फर्क पड़ेगा तो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर जो वो फर्क आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है कि एज इनकम राइजेस द परसेंटेज स्पेंट ऑन फूड्स डिक्लाइंस, द परसेंटेज स्पेंट ऑन हाउसिंग रिमेन्स कांस्टेंट, द परसेंटेज स्पेंट ऑन द सेविंग्स इंक्रीजेस। अब ये उस लॉ के अकॉर्डिंगली है, उनके लॉ के अकॉर्डिंगली। हम सिंपली जैसे हमने बात की कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मींस कि आपकी कंज्यूमर के जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, जो परचेजिंग पावर है, उसका इफेक्ट जो वो ऑब्वियसली आता है। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, वन डायमेंशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सो उसको हम बोलेंगे कि इसका जो है वो इफेक्ट पॉजिटिव आया, स्पेंडिंग पैटर्न्स बदलेंगे, परचेजिंग पावर इंप्रूव होगी। ऐसे ही जब इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी होगी तो आपकी जो है वो स्पेंडिंग पैटर्न्स बदलेंगे, आपकी जो है वो परचेजिंग पावर कम होगी। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फोर्स इन द मैक्रो इन्वायरमेंट। तीसरी फोर्स के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल को मेरे ख्याल से बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पेस्ट फोर्सेस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेमोग्राफिक को डिस्कस किया, फिर उसके बाद इकोनॉमिक को किया, चले नेचुरल को साथ कर लेते हैं, इसी तरह जो वो कंप्लीट हो जाए। अब ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, इट इन्वॉल्व्स द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नीडेड एज इनपुट्स बाय मार्केटर्स और दैट आर इफेक्टेड बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड्स हैं आपके, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, इंक्रीज्ड पोल्यूशन है, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज हैं। So, ये सारे वो वाले इफेक्ट्स हैं जो नेचुरल क्लाइमेट के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जिनका ताल्लुक है। जैसे वेदर है, जैसे सनलाइट है, जैसे हीट है, जैसे चेंजेस इन वेदर हैं, जैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ये नेचुरल कंसिडर किए जाते हैं कि ये क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होती, सो वो नेचुरली अकर हो रही होती है। पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है, सो ये सारी चीजें जो नेचुरली इफेक्ट कर रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनको हम नेचुरल इन्वायरमेंटल फोर्स के अंदर जो वो कंसिडर करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। इसी तरह
जो नेक्स्ट फोर्स है वो है आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का भी बड़ा इफेक्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अब आपकी सारी की सारी इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर रही है। ई कॉमर्स ने जन्म दिया है, ई बिजनेसेस जो वो ज्यादा हो रहे हैं, ई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब ये बड़ी ड्रामेटिक चेंज है इन द मार्केट प्लेस। सो इट क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। आपने देखा होगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है, नई प्रोडक्ट्स आती हैं। सो इस वजह से टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आता है। आप ऐसे ले लें, इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से न्यू वर्जन्स ऑफ मोबाइल फोन्स आते हैं या न्यू वर्जन्स ऑफ लैपटॉप्स आते हैं, तो पहले वालों की जो वो डिमांड कम या एलिमिनेट हो जाती है। जैसे पहले वो डेस्कटॉप और टावर कंप्यूटर होते थे, जब लैपटॉप आए तो उनकी डिमांड कम या एलिमिनेट हो गई। इवन जब मोबाइल फोन आए तो लैपटॉप्स की जो वो डिमांड कम हो गई। सो इट मींस टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। सो दिस इज बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देन इसी तरह पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्रेशर ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस or limit various organizations and individuals in the given society। हम इनको ये भी कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जिनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट होता है इनडायरेक्टली। क्योंकि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की भी दो डायमेंशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी की फॉर्म के अंदर क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर रही होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रही होंगी। जब पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होगी, कंट्री के अंदर फसाद होगा, धरने हो रहे होंगे, मामलात जो वो डिस्टर्ब होंगे, तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी के ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो इसको बोलते हैं आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल फोर्स इन द मैक्रो इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट। जैसे लेजिस्लेशन असेंबली के अंदर पास होती है, न्यू रूल्स आ जाते हैं, एथिक्स जो वो इंक्रीज हो जाते हैं, या सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो वो इंक्रीज कर जाता है, या कोई जो वो गवर्नमेंट एजेंसी इन्फोर्समेंट जो वो कोई चेंज कर देती है। सो इन सारे मामलात के अंदर ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल चेंज है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। आप सिंपल इसकी एग्जांपल ये ले लें, जब बेनजीर भुट्टो जो वो शहीद हुई थी, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट जो वो किस तरह से क्रैश कर गई थी, ये एक इम्पैक्ट आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वाज बेसिकली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कि आपकी जितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव, आप ये कह लें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी, आपके लॉज, लेजिस्लेशन, असेंबलीज, कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोगों का डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है। ठीक है जी। जैसे जापान ने, चाइना ने, आपने देखा होगा कि कितनी स्मूथ कन्वर्जन ऑफ गवर्नमेंट्स वहां पे आती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पे, जिस वजह से उनके बिजनेसेस के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। हमारे पास जो वो इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, या फिर डेमोक्रेसी हमारी वीक है, जिस वजह से हमारा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट एलिमेंट इज सोशो कल्चरल। अब यहाँ पे सिर्फ कल्चरल लिखा हुआ है, आप इसको सोशो कल्चरल भी पढ़ सकते हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट भी पढ़ सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ institutions and other forces that affect society's basic values, perception and behaviors। आप ये कह लें कि सोसाइटल इम्पैक्ट जो आता है, कल्चर का जो इम्पैक्ट आता है। अब सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर? जैसे फॉर एग्जांपल सोशो कल्चरल इम्पैक्ट को चेक करने के लिए आप ये समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं। अब उन चारों जो वो प्रोविंसेस के अंदर, पंजाब के अंदर डिफरेंट कल्चर है, सिंध के अंदर डिफरेंट कल्चर है, बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट कल्चर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जो वो प्रिवेल कर रहे हैं। अब इन कल्चर्स के डिफरेंट होने की वजह से वहां पे बाइंग और परचेजिंग पैटर्न्स भी डिफरेंट, वहां पे के लोगों की प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट। अब बलूचिस्तान के अंदर सिंधी टोपी का रवाज है, सिंध के अंदर अजरक का रवाज है, पंजाब के अंदर जो वो कमीज शलवार का रवाज है। सो क्या है
कि आपके कल्चरल इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आता है। अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं या लाहौर में रह रहे हैं या फिर आप जो वो अच्छी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जीन्स का ट्रेंड होगा वहाँ पे, टी शर्ट का ट्रेंड होगा। आप किसी गांव में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो कमीज शलवार का ट्रेंड होगा। ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि कल्चरल इन्वायरमेंट की वजह से सोसाइटी की वैल्यूज, परसेप्शन और बिहेवियर्स चेंज होते हैं, वहां के बाइंग और परचेसिंग पैटर्न्स चेंज होते हैं। सो ये बेसिकली कल्चरल इम्पैक्ट है, सोसाइटी का इम्पैक्ट है। कोर बिलीफ्स को आप इन डेप्थ जो वो स्टडी कर सकते हैं, सेकेंडरी बिलीफ्स को जो वो आप इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। सो मतलब ये कि कल्चरल इम्पैक्ट जो वो सोसाइटीज का इम्पैक्ट जो वो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इफेक्ट करता है। So these were basically some forces in macro environment। हम सिंपली ये कह सकते हैं, हम जब वो उस मॉडल के ऊपर चले जाते हैं जहां पे हमने देखा था मैक्रो एनवायरनमेंट को अंदर, कि मैक्रो एनवायरनमेंट जब वो कंपनी के ऊपर या कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर कैसे इफेक्ट कर रहा होता है, वो कौन कौन सी फोर्सेज हैं। These forces were demographic force, economic, natural, technological, political, cultural। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कुछ लोगों का लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन था कि पेस्ट फोर्सेस कौन सी होती है। पेस्ट बेसिकली एब्रीविएशन लिया गया है 4 चीजों का। ये नॉर्मली ये कल्चरल सॉरी डेमोग्राफिक और नेचुरल को बीच में से निकाल दें तो बाकी आपकी सिर्फ पेस्ट फोर्सेस बचती है। P stands for political force, E stands for economic force, S stands for socio-cultural and T stands for technological force। So इनको आप बोलते हैं पेस्ट फोर्सेस। यहाँ पे नोट्स के अंदर इजी करके इन सारी फोर्सेस को 1 by 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इजी वर्डिंग के अंदर, ताकि आपको जो वो समझ आए। सो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट भी आता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का भी इम्पैक्ट आता है, नेचुरल चेंजेस का भी इम्पैक्ट आता है। इसी तरह जो है वो डेमोग्राफिक फोर्सेस का भी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है। सो दीज वर इन मैक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट इफेक्ट्स कंपनीज ओवरऑल प्रोसेस विद मेंटेनिंग द सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। सो अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग गूगल क्लासरूम के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ